Jai Jinendra, everyone. Am I audible? Jai Jiren ma'am. Yes, ma'am. We'll start the class. Yes, ma'am. दर्शनं देवदेवस्यं दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। सबको जय जिनेन्द्र। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आज हम प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र पढ़ने से पहले उसके जो थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी हम पढ़ाई करें तो तब ये शब्द आए तो हम लोग को क्लैरिटी रहेगी ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अलका जी, कोमल जी, आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ मैम, एक बस 2 मिनट ऑन करती हूँ हाँ मैम। मैम, कल हाँ हाँ, ठीक है। बस 2 मिनट्स की। तो सबसे पहले कहते हैं कि न्याय किसे कहते हैं। जैन प्रमाण शास्त्र पढ़ने में जैन लॉजिक या न्याय, तो न्याय क्या होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान, उसे न्याय कहते हैं। वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल डेफिनेशन। समझ में आया? जिसके द्वारा, थ्रू विच नॉलेज, वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान, नॉलेज तो हो पर कैसा हो, सम्यक हो, राइट हो, एज इट इज हो, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मिस्टेक्स, तो उसे न्याय कहते हैं। तो वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान किससे होता है, तो वो होता है प्रमाण और नयी के द्वारा। तो प्रमाण क्या है, नयी क्या है, वो भी हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ये हमने कल डिस्कस किया था और उसकी बहुत सारी डेफिनेशन भी मैंने थोड़ी दी। फिर कहते हैं कि प्रमाण और नयी का विवेचन जब हम करते हैं ना, जब प्रमाण पढ़ेंगे, नयी पढ़ेंगे, उसका विवेचन करेंगे, तो उसकी पद्धति क्या रहेगी, व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी, कौन सी पद्धति से, किस तरह से हमें उसे पढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि जब प्रमाण और नयी को हम पढ़ेंगे, तब हमें उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है वो है उसका उद्देश्य, उसका लक्षण निर्देश और उसकी परीक्षा। तो उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा हम उसकी पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कहते हैं उद्देश्य क्या होता है। अभी उद्देश्य आया ना, 3 उद्देश्य, लक्षण निर्देश और तीसरा क्या था, उद्देश्य, निरीक्षण और लक्ष्य। निरीक्षण नहीं, लक्षण निर्देश। अच्छा। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और तीसरा क्या था, इंदिरा जी? फर्स्ट है मैम उद्देश्य,
उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश। और तीसरा? तीसरा नहीं लिख तीन पाई हो गए मैम। ना मैम, उद्देश्य, लक्षण और निर्देश। लक्षण निर्देश एक है, एक ही वर्ड है। लक्ष्य ओके। निर्देश पहला एक ही उद्देश्य है। हुआ, दूसरा लक्षण निर्देश हुआ, तीसरा हुआ परीक्षा। परीक्षा, अच्छा। उसकी परीक्षा करना, एग्जामिन करना, फाइनल रिजल्ट लेना। ठीक है, तो अभी उद्देश्य किसको कहते हैं? जिस वस्तु का हम विवेचन करना हो ना, तो उसका नाम मात्र कथन करना, उसे उद्देश्य कहते हैं। दिस इज माई उद्देश्य, दिस इज माई थिंग दैट आई वांट टू डू। जैसा हम उद्देश्य खाली कहते हैं ना, तो उस नाम मात्र हम जो कथन करते हैं उसको कहते हैं उद्देश्य। क्लियर है? फिर लक्षण निर्देश क्या हुआ? लक्षण निर्देश यानी कि निर्दोष लक्षण को बताने वाला लक्षण निर्देश है। वो चीज जो है ना, उसके लक्षण जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, जो निर्दोष होते हैं, निर्दोष क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? लक्षण निर्देश, सेकेंड वाला। क्लियर है? तो अभी यहां हमने पढ़ा कि निर्दोष लक्षण, तो निर्दोष लक्षण मतलब क्या? तो जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीन नाम बोलिए। क्या बोला मैंने? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और और निसंभव। असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव। असंभव। देखो यहाँ पे बहुत मैं धीरे जा रही हूँ क्योंकि ये बेस है। अगर ये बेस आप लोग का कच्चा रह जाएगा ना, तो आगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बहुत धीरे जा रही हूँ। और आप लोग, एक दो क्वेश्चन में पता चल गया है कि आप लोग को कितने इनएक्टिव थे। तो अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो मैम एक्चुअली कौन ये वर्ड्स बहुत नए नए हैं ना मैम, तो समझ ही नहीं आ रही एकदम जल्दी से कि क्या बोल रहे हैं। पूछ लीजिए मुझे कि मैम क्या बोला, क्योंकि गलत लिखोगे ना तो आगे जाके जाके उलझन बढ़ती जाएगी। फिर और यस भी आप मैम। समझ में आया? तो अभी कौन से यस। तीन दोष बताए हैं? जिसमें कौन से तीन अव्याप्ति, दोष? वो होता है अव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। असंभव। जो ये तीन दोष जहां पे नहीं हो उसे कहते हैं निर्दोष लक्षण, वो निर्दोष होता है। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन लक्षण जो है, अगर कहीं पे भी ये लक्षण के नाम ना आए और बोले कि लक्षणाभास, लक्षणाभास करके वर्ड आए, तो उसका मतलब भी है ये निर्दोष लक्षण। मतलब उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जैसे दोष नहीं होते हैं, उससे लक्षणाभास भी कहते हैं। क्लियर? फिर अभी कहते हैं अव्याप्ति क्या है। हमने देखा ना तीन दोष, तो पहला यस दोष मैम। क्या था? अव्याप्ति। तो अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अव्याप्ति क्या होता है? तो जब लक्ष्य के एक देश में ही पाए जाने को अव्याप्ति कहते हैं। जो लक्ष्य के, जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, या जो आप समझना चाहते हो, उसके एक प्रदेश में ही, मतलब पार्टली, पार्शियल, नॉट द फुल्ली। रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास? हाँ मैम, हो रही है। हाँ। जो एक प्रदेश में ही पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति। अर्थात जो पूरे लक्ष्य, पूरे लक्षण में नहीं पाया जाता है, परंतु लक्ष्य के एक देश में ही पाया जाता है, उस लक्षण को अव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल, जैसे कि सफेद कलर की गाय हो, ये उसका लक्षण। गाय सफेद कलर की, ऐसा एक फीडबैक, एक फाइनल डिसीजन हमने बताया। तो इसमें अव्याप्ति का दोष है। कैसे? क्योंकि सभी गायें श्वेत नहीं होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी भी गायें हो वो श्वेत हो। तो ये आपने एक लक्षण बताया, पर ये लक्षण क्या है? इसमें दोष है, अव्याप्ति का दोष है। क्योंकि एक प्रदेश में है, कोई कोई गायों में आपको श्वेत कलर मिलता है, सफेद कलर मिलता है, पर हर एक गायों में मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसे कहते हैं ये आपके एक देश में ही पाए जाते हैं, इसीलिए ये अव्याप्ति का दोष है। समझ में आया? अव्याप्ति
आगे बढ़ू। मैम एक ही प्रदेश में पाए जाता है ना, तो इतने सारे गायों में एक सफेद कलर की गाय है, तो वो एक ही तो हुई ना मैम। हाँ, पर हमने एक प्रदेश मतलब एक प्रदेश नहीं, पार्शियल, इट इज पार्शियल। जैसे पूरे जो लक्षण होते हैं ना, उसमें एक लक्षण ही वो फुलफिल कर रहा है। एक प्रदेश मतलब कि एक गाय नहीं, एक अच्छा। पॉइंट ही प्रूव कर रहा है। इतने फॉर हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ। गौशाला में गए तो वहां पे 500 गाय है, तो 500 गायों में आप आपने अलग अलग लक्षण बताए कि गाय ये घास खाती है, गायों के 4 पैर होते हैं, कोई गाय सफेद होती है, मतलब इतने सारे आपने पॉइंट्स बताए। तो उसमें एक प्रदेश मतलब कोई ही पॉइंट वहां पे प्रूव हो रहा है, तो वो एक प्रदेश हो गया। तो जब एक प्रदेश होता है तो उसे कहते हैं अव्याप्ति का दोष है वहां पे, क्योंकि सारी गायें अगर सफेद होती ना तो वो व्याप्ति हो जाता, पर वो सारे में फुलफिल नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं अव्याप्ति का दोष। समझ में आया कोमल जी? जागो, उठो, क्लास में बैठो। जो नहीं है उसको तो हम नहीं बोल सकते, पर जो है वो तो बैठो। ये सारा बेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर नहीं रहेगा ना तो आपको आगे जाके तकलीफ होगी जब आप पढ़ोगे तब। समझ में आ गया ना अव्याप्ति का दोष? एक प्रदेश मतलब एक नहीं, उसका काउंटिंग एक नहीं समझना है, पार्शियल, थोड़ा ही वो फुलफिल कर रहा है। जैसे 500 गायों में से शायद 100 गाय हो जिसमें सफेद कलर हो, किसी में ज्यादा किसी में कम, पर वो भी एक प्रदेश ही होगा क्योंकि वो सब में नहीं होता। समझ में आया अव्याप्ति का दोष? फिर आगे यस मैम। क्या दूसरा कौन सा था अव्याप्ति के दोष के बाद? अति अतिव्याप्ति। अति अति व्याप्ति। व्याप्ति। हाँ, अति व्याप्ति, व्याप्ति है पर कैसी है? अति है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब लक्ष्य और लक्ष्य के बाहर अलक्ष्य में भी जो पाया जाता है उसे अति व्याप्ति कहते हैं। समझ में आया कुछ? लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के बाहर जो अलक्ष्य है, जिसको आपने गोल नहीं बनाया, जिसको आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाया, जिसको आपको स्टडी नहीं करना है, उसमें भी वो पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अति व्याप्ति। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, किस एग्जाम्पल से समझ सकते हो? देखो अभी गाय का ही हम समझ रहे हैं ना, तो पशुत्व को गाय का लक्षण बताया है। पशुत्व, गाय जो होती है वो क्या होती है? पशु है पशु। ना कि पक्षी है? पशु 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 है। पशु है। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं पशुत्व को गाय का लक्षण हमने बनाया, पर वहां क्या हुआ? खाली गाय है वही पशु है? नहीं। कि दूसरे भी दूसरे हो भी सकते पशु हैं। होते हैं? दूसरे भी हो सकते हैं। दूसरे भी हो सकता है ना। तो आपके लक्ष्य के अलावा भी जो और कहीं पे भी पाया जाता है तो उसे कहते हैं अति व्याप्ति। आपने बताया कि गाय जो है वो पशु है, पर ऐसा नहीं है कि गाय ही पशु है, भैंस भी पशु है, कुत्ता भी पशु है, मतलब कितने सारे पशु होते हैं। तो आपके लक्ष्य के अलावा भी जो एक्स्ट्रा होता है, अति मतलब एक्स्ट्रा, अतिवृष्टि हम लोग बोलते हैं ना, जहां पे भी एक्स्ट्रा होता है उसे अति कहते हैं ना, तो वो उसका मतलब हो जाता है अति, अति व्याप्ति। समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? व्याप्ति, अति यस मैम। व्याप्ति। और तीसरा है असंभव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असंभव? इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। जो है इम्पॉसिबल कि जो लक्ष्य में सर्वथा न पाए जाने को नाम असंभव है। मतलब कि अगर आप कहते हैं कि विषाण को मनुष्य का लक्षण कहना असंभव दोष युक्त है, क्योंकि मनुष्य में कभी भी सींग नहीं होते हैं। आकाश कुसुम, आकाश में कभी भी सींग नहीं होते, कुसुम नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है। तो ऐसी जो चीजें है ना, उसे कहते हैं वांज्य माँ। तो कभी बाज जो होती है वो कभी माँ नहीं होती है,
मतलब आप जो बता रहे हो ना, इट इज इम्पॉसिबल, वो उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? असंभव। समझ में आया? जो इन यस। तीनों दोष से रहित होगा वो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? कौन से? निर्दोष लक्षण। समझ में आ गया यहाँ तक? हमने हमने बहुत सारी चीजें कर ली। यहाँ तक कुछ भी हाँ डाउट है मैम। किसी को? सविता जी, आपने तो सुना ही नहीं, आप कैसे मना बोल रहे हो? आपने कहा कितना क्लास तो आपका मिस हो गया। अच्छा, क्लियर है? आगे बढ़ू? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, निर्दोष लक्षण, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग से बोल दीजिए, तो सविता जी का भी रिवीजन हो जाएगा। मैम आपको प्रियदर्शना मैम ने याद किया है, आज उनसे अच्छा मुलाकात हुई। अच्छा मैं अच्छा आपके अच्छा। कॉलेज में ही बैठी हूँ, मैं वहीं से क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो पीछे पेड़ कहाँ से? अच्छा, नीचे बैठे हो? हाँ नीचे नीचे ग्राउंड? बैठी हूँ। बस वेरी, मेरी भी याद ही देना, मेरे भी ना वंदन करना। बोल दिया मैम, बोल हम्म, दिया। अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ू ना? यस मैम। अलका जी, मीनाक्षी जी, इंदिरा जी। यस मैम। मैम एक ओके, डाउट पूछूंगी मैम, बहुत सिली है, सॉरी। कोई ये बात अभी नहीं, आपने पूछो। जो उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा तीन बोले ना, ये किसके सब टॉपिक्स है मैम? सॉरी। ये प्रमाण और नई को अगर हाँ। हमको पढ़ना है ना, तो उसको पढ़ने के लिए ये दोष नहीं होने चाहिए। प्रमाण और नई का ओके। जब हम विवेचन करते हैं तो उसकी जो पद्धति होती है ना, तो उसमें उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य में लक्षण निर्देश होता है। तो वो लक्षण निर्देश को कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। तो वो निर्दोष कब होगा? जब उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जैसे दोष नहीं होंगे, तब पहला आएगा अव्याप्ति, फिर अतिव्याप्ति और असंभव। प्रमाण और नई का विवेचन जिस पद्धति से होता है ना, उस पद्धति को, प्रमाण और नई को विवेचन को क्रमशः उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा के माध्यम से पहचानना है। तो हम अभी उद्देश्य ही कर रहे हैं, उसके बाद हमने किया लक्षण निर्देश। समझ में आया? और हाँ जब मैम, समझ में आया। लक्षण निर्देश किया तो उसमें तीन आए, दोष नहीं होने चाहिए। वो तीन दोष कौन से थे? व्याप्ति, अतिव्याप्ति और ये असंभव। और असंभव। क्लियर है अभी हाँ मैम, एकदम? क्लियर। अभी हाँ आगे मैम। बढ़ू। यस मैम। फिर क्या कहते हैं कि ये जो तीन निर्दोष लक्षण हुए ना, तो वो निर्दोष लक्षण परस्पर में एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं? मतलब परस्पर जब मिली जुली अनेक वस्तुओं में से हम कोई एक वस्तु को अलग कर देने वाले चिन्हों को लक्षण कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कोई एक पर्टिकुलर लक्षण जो उसी में है, जैसे कि आग, आग में अग्नि होती है, गर्मी होती है, तो वो केवल आग में ही है। मिठास तो शक्कर में ही है, तो वो उसका क्या हो गया? पर्टिकुलर उसी का लक्षण हुआ, जो दूसरे में नहीं होता है। तो वैसे अगर हम उसको अलग कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए हमको क्या क्या लक्षण होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आत्मभूत लक्षण और एक होता है अनात्मभूत लक्षण। तो आत्मभूत लक्षण क्या होता है? जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में एक रूप हो गया है, सम्मिलित हो गया है, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। तो वो क्या है? अग्नि की उष्णता, वो एक रूप हो गया, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। शक्कर से कभी मीठा से सेपरेट कर पाओगे? आप कभी कभी बोलोगे कि अरे आज तो मैं मार्केट से शक्कर लाई ना, पूरी खारी निकली। वो उसका इनबिल्ट गुण है, कभी भी ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। और कोई शक्कर के एक कण को, या शक्कर की जो मिश्री की वो होती है, कहीं एक बार भी नहीं ऐसा होगा। जहां पे भी आप लोगे तो वो मीठा ही होगा। आप उसको पीस के एक छोटा सा वो अंदर से ले लोगे, तो भी वो मीठा ही होगा। कभी खारा नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, तीखा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शक्कर है तो मीठी ही होगी।
तो ये क्या हुआ उसका आत्मभूत लक्षण, जो आत्मा के रूप एक रूप हो गया है। और दूसरा कौन सा बोला, अनात्मभूत, जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित न होकर हमें अलग से मिलता है। जैसे देवदत्त का लक्षण है दंड, मतलब उसने डंडा पकड़ा हुआ है तो ये टाइमिंग के लिए पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर एक समय में देवदत्त जब भी होगा वो डंडे के साथ होगा। जैसे अभी मैं मोबाइल में बात कर रही हूँ तो मेरा मोबाइल में पेन है, तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो आप उस समय कर रहे हो। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर हूँ, घर जाके खाना बनाऊंगी तो मैं कुक हो जाऊंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी तो ये हो जाऊंगी। लाइक अवर रोल चेंजेस नो इन द सेम वे। जो अनात्मभूत लक्षण है वो क्या होता है, चेंज होता है। पर आत्मभूत लक्षण है वो चेंज नहीं होता है। कि मैं औरत हूं तो यहाँ पे भी औरत ही रहूंगी, घर जाऊंगी तो भी औरत ही रहूंगी, वहां जाऊंगी तो भी लेडी ही रहूंगी। दैट आत्मभूत लक्षण विल नॉट चेंज, बट उसकी जो एक्टिविटी है वो अनात्मभूत है, वो चेंज हो सकती है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। डिफिकल्ट लग रहा है? नो मैम। नहीं मैम, समझ आ आगे बढ़ू। फिर यस मैम। कहते हैं कि यस मैम। लक्षण ज्ञान की क्या आवश्यकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, लक्षण होते हैं ना, तो वो उसकी क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि लक्षण ज्ञान के द्वारा ही परस्पर एक दूसरे के साथ मिलित वस्तुओं में से एक अभिष्ट अभिष्ट वस्तु अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। तो वहां पे, क्योंकि पशुत्व अगर हम बोले तो वहां पे लक्ष्यभूत सभी गायों में पाया जाता है और गाय के अतिरिक्त भैंस में भी पाया जाता है। तो मतलब जब लक्षण ज्ञान बोध का उसकी आवश्यकता होगी तो उसके वजह से क्या होगा कि हम दूसरी जो उसके समान जो चीजें है ना, उसका लक्षण इसमें नहीं होगा तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मतलब कि स्व कौन है, पर कौन है, मैं कौन हूँ, गाय, मतलब जो अलग अलग चीजें है ना, उसका भी एकत्व जो हुआ है ना, वहां पे भी सेपरेशन हो सकता है। हम इसकी डेफिनेशन क्या कही आपने? यहाँ पे डेफिनेशन, परस्पर एक दूसरे के साथ लक्षण ज्ञान के द्वारा ही परस्पर मिलित वस्तुओं में से एक वस्तु का समीचीन ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हम जीव है, हम आत्मा है, और हमें आत्मा का भास न होने के कारण, ये देह में हूँ मानने के कारण, ये जो समीचीन हमारा लक्षण ज्ञान है, तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, अनंत दुख उठा रहे हैं। अगर आत्मा है, आत्मा रूप मान लिया तो आत्मा के जो लक्षण है वो जब जान लिए तो फिर ये सारी खिटपिटी नहीं रहेगी, कर्म ही नहीं रहेगा, तो अनंत दुखों का नाश हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। फिर तीसरा क्या था, परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं, ये तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। परीक्षा किसे कहते हैं, मुझे डेफिनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बोलिए, आप बोले, बताइए परीक्षा किसे कहते हैं। स्वयं का आकलन करना, कितना हमें ज्ञान है उतना हमें पता करना। तो जो परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियां होती है ना, किसमें हम प्रबल है किसमें दुर्बल है, तो उसका जो निर्धारण करने की सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है उसे कहते हैं परीक्षा। क्लियर है? गीता जी बोल रहे थे सुबह 11:30 का टाइम नहीं चाहिए, दोपहर का कुछ भी टाइम रख दीजिए। कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कल भी लास्ट क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट पहले आए थे? क्या चाहिए क्या उनको? पता नहीं मैम, एक्चुअली हमारे कॉमन ग्रुप में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ मैम, पूरा ग्रुप इनएक्टिव हो गया। पर ये एग्जैक्टली। क्लासेस तो चल ही रही है ना, हाँ। ये चल रहा है मतलब अभी। है ना। हाँ। तो अभी नेक्स्ट वीक से क्या करूँ,
वो आ जाते तो मैं उनसे बात कर लेती, पर वो आए नहीं, तो आप उनके बिहाफ में आप लोग मुझे बोल दीजिए। आप लोग को 3 क्लास का 45 मिनट्स का कंटिन्यू चलेगा, 2 से 2:45, 2:45 से 3:30, 3:30 टू 4:15, बस खत्म हो मैम जाएगा फिर। चलेगा, बट यूजली क्या होता है, क्लास स्टार्ट होने तक 5 मिनट्स तो वेट करते हैं कि सब ज्वाइन हो, ये हो, फिर मुझे लगता है बैक टू बैक होगा तो सबको ऑन टाइम रहना वो पड़ेगा। 5 मिनट्स तो हम यस दे देंगे, पर आप लोग को ऑन टाइम रहना पड़ेगा। ऑन टाइम हाँ रहना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा पंक्चुअल होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का ही लॉस है। मैम, correct। वैसे चौमासे में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी मैम, शाम का भोजन, वो मतलब रात्रि भोजन का वगैरह। 4:15 कौन रात्रि भोजन का तकलीफ होगी? 4:15 में कौन नहीं खाना खाने बैठता है? नहीं, बनाना पड़ता है 4:15 ना। 1 घंटा रहेगा, थोड़ी तैयारी करके रखो। रात्रि भोजन का कोई तकलीफ नहीं होता है उसमें। मैं 5 बजे तक बोलती ना तो भी नहीं होता, कि आप 30 ऐसी तक रहता तैयारी कर है। लेते और तुरंत खाना खा लेते बाद में। पर ये तो मैं तो 4:15 को खत्म भी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन, तो आप फिर मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे खाली प्रॉब्लम्स मत दो। अभी नहीं मैं मतलब कंटिन्यूस प्रमाण की क्लास भाषा में ही नहीं आपसे करें, बात करूंगी। कंटिन्यूस 3 क्लास की नहीं बात हो, 2 क्लास हो तो कंफर्टेबल है मैम। तो फिर एटलीस्ट तीसरा मेरे क्लास कब लिए, रखे? बाकी आप लोग के सबके लिए 5 सब्जेक्ट है। देखो 3 दिन ही आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे। आपको मंडे हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे। प्रतिक्रमण के बाद अगर सब अग्री करे, अगर आप टीचर्स भी इवनिंग फ्री हो तो। इवनिंग तो क्या? पॉसिबल ही नहीं है मैम, सॉरी। इवनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, मना बोल दिया इस बार। इवनिंग नहीं क्लासेस चाहिए। ही नहीं रखनी है, मॉर्निंग और आफ्टरनून रखेंगे। अगर आप लोग आफ्टरनून के लिए सब हाँ बोलते, मॉर्निंग के लिए भी सबको ये बोलेंगे कि मुझे मंदिर जाना है, परमिशन, मतलब ये चौमासा बैठेगा तो सबको ये प्रॉब्लम होगा। तो फिर अभी थोड़े टाइम के लिए ट्राई करो ना, तो 2 to 4, 2:45, 2:50, 4:15 आप लोग को भी एक ही सा टाइम में सब खत्म हो जाएगा। एक बार चलिए। ग्रुप में डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे मैम, मोस्टली ओके ही होगा। एक बार तो भी ग्रुप में डाल के सबका कंफर्मेशन ले दूसरा लेते हैं। ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ नहीं, अगर मैम। सब है कि आफ्टरनून के नहीं? लिए तो एग्री यही करते आप हैं लोग तो को ठीक ओके है, नहीं करना तो जैसे चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। है। हाँ, अगर आफ्टरनून तीनों क्लासेस के लिए सब ओके है तो फाइन, अदरवाइज जैसा अभी चल रहा है विल कंटिन्यू देयर। नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि हेमा मैम का जो क्लास है ना वो सुबह लेते हैं ना, तो उनको भी मूल गाथा लेनी है, तो वो टाइम में नहीं हो सकता है, दोपहर के टाइम में ही करना पड़ेगा। 1 से 5 तक हाँ वो वो गाथा बोल ले रहे सकते थे हैं, आप। मूल गाथा है। और हम लोग करेक्ट। को भी, मुझे भी आएगी गाथा है, तो फिर वो सब वहां उस समय नहीं कर सकते, तो आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अभी हाँ तो पर्यूषण तक आफ्टरनून ही रख एडजस्ट कर लो, दूंगी, बाद चलो। बाद में देखेंगे। आफ्टरनून ठीक चलेगा है। मैम, कर लेंगे हम लोग हाँ, ठीक है मैनेज। मैम, फिर ठीक है ना। आफ्टरनून चलेगा मैम। 2 से 4 का, 2 से 4:15 का मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगा, 4:30 तक। ठीक है मैम, चलेगा मैम, चलेगा। पर हाँ, सिमरन जी और श्रेय, उन दोनों का ऑफिस का मैम। सिमर तो वो तो अभी वैसे सिमरन भी आप अभी भी ऑफ। ज्वाइन की हुई है, कल भी वैसे उन्होंने भी नहीं ज्वाइन ज्वाइन किया था। किया। श्रेय को तो, जिसको करना ही नहीं है, तो वो तो श्रेय तो रात को भी नहीं करता था। और एक एक जन का ऐसे हम नहीं देख सकते। गीता जी को अभी एग्जैक्टली। दोपहर में फ्री है, तो कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया। सविता जी वहां चेन्नई में बैठे तो भी उन्होंने ज्वाइन किया है। देखो, जब एक्सक्यूजेस चाहिए ना, तब आप लोग को सब मिल जाएंगे। नहीं, करने वाला चाहिए मैम, कहीं से भी कर सकता है। फिर खाना हो, सोना हो, घूमने जाना हो, सब एक्सक्यूजेस चाहिए आप लोग को। और ये 3 दिन ही है, दूसरे 2 दिन तो आप लोग को 2 ही घंटा है। यस मैम। और करेक्ट। जब तक अभी नए चलेगा टीचर मैम, नहीं आएंगे 3 घंटे की कंपेरेटिव मूवी की फिलोसफी तरह हो के, तब जाएगा तक मैम। आपको। हाँ, मैंने बोला जैसे 2.5-3 घंटे की एक मूवी देखते हैं वैसे कंटिन्यूस और आप भी क्लासेस बोल रहे करेंगे। थे अलका जी कि सुबह आपको भी बाहर जाना रहेगा, तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो आपका क्लास दोपहर को ही रखेगा, तो फिर सबका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इसमें। हाँ आई एम तो ओके मैम, आफ्टरनून चलेगा। हम्म। तो यही फाइनल कर देती हूँ, नेक्स्ट वीक का मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, तब यही रख देती हूँ फिर। ठीक है। ओके। ठीक है मैम। ओके। ठीक है मैम। हाँ, तो समझ गए परीक्षा किसे कहते हैं? अभी बोलिए कि परीक्षा का महत्व क्या है। इसी से हमें पता यहाँ पे चलता है न्याय कि हम की कहाँ दृष्टि से, तक है, प्रमाण की दृष्टि से। हाँ, क्या है कहाँ सविता जी तक वो आपका बात, आवाज? कहाँ तक वो बात सत्य है, ये पता चलता है, निष्कर्ष निकाला जाता है ना।
यस, वेरी परीक्षा के गुड। थ्रू ही निकाला जाएगा। यस, सत्य और असत्य अर्थ का निश्चय परीक्षा के द्वारा ही संभव है। एकदम परफेक्ट कहा, उसके बिना नहीं हो सकता है। परीक्षा रहित व्यक्ति को सत्य भी असत्य और असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, और परीक्षा के द्वारा ही उसकी सारी एकदम डिटेलिंग के बारे में समझ में आता है, क्लैरिटी आता है। सत्य क्या है, असत्य है, कितना पढ़ा है रियली, कितना नहीं पढ़ा है, वो परीक्षा जब लिखते हो तब वो सब सामने आ जाता है। तो परीक्षा के द्वारा ही अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, तो इसीलिए परीक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया है। फिर कहते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, अथवा प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं कि जिसके द्वारा वस्तुत्व को एकदम सही रूप से संशयादि रहित जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं। वहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, और वस्तु जैसी है वैसी की वैसी जब समझ में आए, या जिस चीज से, जिस टूल से हम वस्तु को एकदम सही रूप में जान सके, पहचान सके, उसे क्या कहते हैं, क्या प्रमाण। कहते हैं, प्रमाण। प्रमाण। यस, वन वर्ड का आंसर समझ में आ गया। तो वो प्रमाण क्या है, अथवा प्रमाण का निर्दोष लक्षण क्या है। तो स्व और अपूर्व अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान जो होता है वही प्रमाण है। या तो कह सकते हैं कि सम्यक ज्ञान जो है ना, वही प्रमाण। सम्यक ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी उसको जानना, दैट इज प्रमाण। अभी प्रमाण के भी दो लक्षण होते हैं। मैम, स्व एंड अपूर्व का निश्चयात्मक मतलब? अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक अथवा तो निश्चयात्मक ज्ञान स्व का, और अपूर्व कहो या पर कहो, उसका जो निश्चयात्मक ज्ञान है ना, मतलब जो फाइनल रियल नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, वो ज्ञान को जानना प्रमाण है। तो ये सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, निश्चयात्मक ज्ञान? वही तो ऊपर वही तो बोला ना, निश्चयात्मक निश्चय वही बोला ना, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। उसको दूसरी भाषा में अच्छा। वही बोला कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो अभी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान। अच्छा, और एक मैं बात बोल देती हूँ, शायद तो कल मैं बाहर जा रही हूँ, तो मेरा क्लास नहीं रहेगा, सीएल लूंगी, तो मैं दूसरे कोई दिन मैं थर्सडे फ्राइडे में कहीं ले लूंगी। थर्सडे तो ही नहीं होगा, कल और परसों अगर मैं फ्री नहीं हूँ, कल का मेरा क्लास अगर रह जाएगा तो मैं फ्राइडे या सैटरडे कभी भी ले लूंगी। अगर नहीं जा रही हूँ तो मेरा क्लास होगा तो मैं मैसेज में डाल दूंगी, मैं नहीं गई तो। ठीक है। ठीक है तो मैम। यहाँ पे कहते हैं कि प्रमाण के जो दोनों लक्षण है जैन दर्शन में, उसको न्याय ग्रंथों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम जो लक्षण है वो आचार्य मणिकंद्य जी ने परीक्षा मुख सूत्र में प्रकट किया है, और दूसरा जो लक्षण है श्रीमद विनव ने धर्म भूषण यति मतलब न्याय दीपिका में और अन्य आचार्यों ने भी कहा है। तो प्रथम लक्षण क्या है कि परमत का खंडन। परमत जो होता है ना, मत मतलब आपका व्यू पॉइंट, पर वो किसका होता है, पर का, दूसरे का। पर मत का खंडन की विशेष विवक्षा से बनाया गया है फर्स्ट लक्षण। और जबकि द्वितीय लक्षण क्या है कि उसकी सामान्य विवक्षा है। खंडन और मैम क्या मंडन, है? ये वर्ड खंडन और मंडन, ये बात तो आप लोग जानते होंगे ना, ये आर यू फेमिलियर विद दिस वर्ड, खंडन। नो मैम। किसी को बात को खंडन करके अपनी बात को सच्चा बताने की कोशिश करो, और जब अपनी बात रखते हो तो उसको कहते हैं मंडन। तो खंडन किसी की बात को तोड़ करेक्ट नहीं है ऐसा बताना, और वहां करेक्ट क्या है वो बताना मंडन। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे पहले क्या कहा कि खंडन, परमत का खंडन की जो विशेष टेक्नोलॉजी होती है
उसको करने की जो क्षमता होती है ना, वो प्रथम लक्षण होना चाहिए प्रमाण को। अगर आपको प्रमाण प्रूव करना है तो ये बात गलत है, इसको ऐसे आपको करेक्ट वे में रख के उसको प्रूव करना है। और दूसरा लक्षण क्या है, उसको सामान्य रीति से उसका विवक्षा देना, उसका एक डिटेलिंग देना, उसका एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपना आज का क्लास रखते हैं। इसके बाद इसी चीज को और भी डिटेलिंग में हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, या थोड़े और आगे करूँ करूँ? अभी 5 मिनट है हमारे पास ना, 3 मिनट इसी के है। रिलेटेड है या नया टॉपिक है मैम नेक्स्ट? नहीं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और भी थोड़े नए शब्दों को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करूंगी कि हमारे न्याय शास्त्र के ग्रोथ कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ, और कौन कौन आचार्य है श्वेतांबर से दिगंबर से। उसको करने के बाद ही मेन सूत्र हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले बेस थोड़ा रेडी हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग को इजी रहेगा। तो यहाँ पे प्रथम लक्षण, आप प्रमाण का पता चल गया। तो वहां पे क्या कहते हैं कि प्रमाण के प्रथम लक्षण में अगर हमको समझना है तो वह क्या होता है, स्व का पद भी प्रयोग किया जाता है। देखो, पर मत का खंडन कर रहे हैं तो स्व मत भी होना ही चाहिए, स्व के बगैर पर तो होगा ही नहीं। तो यहाँ स्व को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो स्व पद का प्रयोग भी प्रमाण शास्त्र में प्रमाण के प्रथम लक्षण में दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो होता है उसकी मान्यता अगर हम नहीं करेंगे तो वो स्वयं को ही नहीं जान पाएगा, स्व संवेदनीय हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, वो कैसा होता है, स्व संवेदी होता है। ठीक है, स्व संवेदी का मतलब क्या है, स्वयं को जानना। स्व मतलब स्वयं को, संवेदी मतलब उनका संवेदन होना, उसको जानना। परंतु यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान मात्र संवेदी नहीं होता, परंतु ज्ञान कैसा होता है, स्व पर संवेदी होता है, क्योंकि वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। दूसरे दर्शनों में वो स्व संवेदी ही किसी ने बताया है, किसी ने पर संवेदी बताया है। पर जैन धर्म बोलता है कि ज्ञान कैसा होता है, स्व पर प्रकाशक, खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। तो वो स्व पर प्रकाशक होता है, इसीलिए उसे कहते हैं स्व पर संवेदी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान चक्षु की भांति स्वयं को नहीं जानता, पर को ही जानता है। कोई कोई दर्शन ऐसे कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता, वो खाली स्व को ही जानता है। परंतु जैन दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान जो है ना, वो दीपक की भांति है, जो स्व और पर दोनों को जानता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्व पर प्रकाशक है। समझ में आया? जैन दर्शन क्या कहता है, स्व पर प्रकाशक, स्व को भी जानता है और वो पर को भी जानता है। और एग्जाम्पल क्या दिया है, दिया खुद तो प्रकाश देता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ तक स्व पर का भेद जानता है। यहाँ तक हम लोग आज का कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट में अभी क्लास बंद हो जाएगी, कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करूंगी तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो और कुछ है तो बोलिए। अगर क्लास होगी कल तो मैं मैसेज डाल दूंगी, नहीं होगी तो भी मैसेज डाल दूंगी, पर आई एम नॉट श्योर ऑफ इट एज ऑफ मैम नाउ। इसके लिए कोई book है, लाइक ध्यान शतक था लास्ट टाइम, ऐसे कोई बुक है इसके लिए अभी? हाँ, इसमें इस वक्त के तो मेरी बुक, मुझे लगता है कि मैं आपको ज्यादातर इसी में से कराऊं, जैन प्रमाण शास्त्र जो डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का है। पर उसके बाद भी देखूंगी और भी मैटर है जो दूसरी सारी किताबों में से भी है, तो मैं सबको कंपाइल करने के बाद आप लोग को बताती हूँ। ये एक तो आप लिख सकते हो, जैन प्रमाण शास्त्र डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का,